जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो सीटेट के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। ईवीएस में मैं आपको एनसीईआरटी की कंप्लीट थ्योरी जो है, चाहे वो क्लास थर्ड की हो, फोर्थ की हो, फिफ्थ की हो, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं आपसे, उन सभी को मैं 4 वीडियोस में आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूं। मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा सीटेट दिसंबर 2024 के नाम से। एक इन्फॉर्मेशन और है, आपका सीटेट का पेपर 15 दिसंबर को होना था। अभी अभी नोटिस जारी किया गया है, 15 दिसंबर को ना होकर के अब आपका पेपर 14 दिसंबर को कराया जाएगा। तो आप लोग अब 14 दिसंबर के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। और अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो आप लोग 9808034743 इस नंबर पर मैसेज करके कंप्लीट सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट 150 मार्क्स के प्रोवाइड कराए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के रहेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के रहेंगे अलग से, ये अलग से रहेंगे उन 20 सेट के अलावा। इसके अलावा आपको यहाँ पर 500 क्वेश्चन सीडीपी के अलग से प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी की समरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। इस नंबर पर मैसेज करने के बाद कॉल प्लीज मत कीजिएगा, कॉल रिसीव आपका नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज करना है और मैसेज का रिप्लाई कुछ ही टाइम में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज हमारा 7 रहेगा। 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग ईवीएस के कंप्लीट कर चुके हैं। मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट 8 हो चुके हैं। आप उन 4 वीडियो की जो थ्योरी है, 40-40, 50-50 मिनट की वीडियो, चारों वीडियोस को देखने के बाद प्रैक्टिस कहीं से भी कीजिए, आपकी क्वेश्चंस सही जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी के बारे में आपकी काफी बेहतर हो चुकी होगी, इतना मुझे पूरा भरोसा है जो मैंने आपको पढ़ाया है उस पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग is the main food of the people of the state to which पीवी सिंधु belongs? निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं? तो भाई देखिए, जिसको पता है पीवी सिंधु कहां से संबंध रखती हैं, कौन है पीवी सिंधु, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब आप कहोगे सर सीटेट में इस क्वेश्चन का क्या काम? तो भाई ये क्वेश्चन सीटेट में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया है। तो एक चीज पहले हम पीवी सिंधु के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं पीवी सिंधु जो है एक बैडमिंटन प्लेयर है। पीवी सिंधु भारत की एक बैडमिंटन प्लेयर है और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। कहाँ की है भाई? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इन्होंने क्या किया था, भारत का नाम रोशन किया है, भारत के लिए कई मेडल इन्होंने जीते हैं। और 2020 का जो टोक्यो का ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अब आपको पता चल गया आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, तो आप इजीली पता लगा पाओगे इनका भोजन क्या होगा इस राज्य का। फर्स्ट ऑप्शन इडली चटनी सांबर चावल, रोटी दाल सब्जी आलू पराठा, रोटी सांबर बांस की करी, मछली करी फिश करी, मछली करी टेपियोका, अभी अभी पढ़ा कराया था मैं, केरल का है, ये होगा नहीं। रोटी सांबर बांस की करी मछली है ना, रोटी दाल सब्जी यूपी पंजाब कह सकते हैं, इडली चटनी सांबर चावल। तो ये जो है ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के भोजन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कल्पना कीजिए आप एक उद्यान या पार्क में हैं और भूकंप आ गया, तो आप सुरक्षा की कौन सी दृष्टि अपनाएंगे, कौन सी युक्ति इन 4 में से अपनाएंगे? पार्क से निकल कर हुए निकटतम सड़क पर जाएंगे। भाई पार्क खुला हुआ है, वो सबसे सेफ माना जाता है भूकंप जब भी आता है। वहां से निकलकर आप सड़क पर जाएंगे जहां बिल्डिंग्स होंगी, सब बहुत कुछ चीजें होंगी, बिल्डिंग आपके ऊपर गिर जाएगी तो वहां खतरा रहेगा। तो भाई ये ऑप्शन गलत है। निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएंगे, सोच सकते हैं। निकटतम इमारत में भाग जाएंगे। भाई एक चीज बताइए, इमारत से निकलकर खुले खुले में आने की बात कही जाती है भूकंप आने पर, हम उल्टा थोड़ी करेंगे, पार्क से निकलकर इमारत में चले जाएंगे, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। इमारतों से दूर खुले में रहेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए और सी में कंपेयर करने पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आता है कि खुले स्थान पर हम लोग जाएंगे, खुले में हम लोग रहेंगे, इमारतों से निकलकर कहाँ पहुंचेंगे, खुले में रहेंगे। क्वेश्चन 2 जो है इसके लिए राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 3,
क्वेश्चन था, फालतू का क्वेश्चन है, लेकिन सीटेट में पूछा क्वेश्चन था कि आप एक दुकानदार से गेहूं लेते हैं, आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं, गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? तो भाई सही क्रम जो होगा, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, बी। पहले गेहूं का आटा बनेगा, एक पात्र में आटा लेंगे, आटे को गूंथेंगे, गूंथे के आटे के पेड़े बनाए जाएंगे, फिर रोटियां सेकेंगे। ये राइट आंसर बनेगा। फालतू क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता अब आएगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। पीवाई की हुआ, सीटेट में क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा चुका है। सीटेट में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन किसकी वायु के द्वारा फैलने की संभावना सबसे अधिक है? फर्स्ट ऑप्शन सनफ्लावर, दूसरा आक या मदार का, तीसरा आम का, चौथा जैंथियम का। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है, आस्क या मदार का, इसकी सबसे ज्यादा संभावना है वायु के द्वारा फैलने की। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि? उर्वरकों की अपेक्षा खाद की यूज करने की सलाह दी जाती है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, खाद्य जैव निम्नीकरण है। तो भाई बिल्कुल सही ऑप्शन है कि खाद्य जैव निम्नीकरण है, ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। खाद्य से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। खाद्य से क्या होता है, एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया जो है ये नहीं होती, जबकि उर्वरकों की अपेक्षा उर्वरकों से होती है, ठीक है ना। फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन, खाद से मृदा में सूक्ष्म बनते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है। तो ए बी सी आपका सही है, जहां जहां ए बी सी है वो आपके सही हो जाएंगे। ए बी सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट है मेरा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, सही क्रम ज्ञात कीजिए। सही क्रम आपको बताना है कि भाई प्रदूषण हो गया है, इसका सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 6, नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है और जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। तो इसका सही क्रम जो होगा, सबसे पहले जल में रासायनिक अधिकता के में छोड़े गए हैं, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, पहले डी आएगा। इसके बाद आएगा नदी के जल में की गंध, अम्लता, रंग प्रभावित होते हैं, बिल्कुल ठीक है, डी ए हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकते या सभी व्यवहारिक उद्देश्य के लिए नहीं, नदी मृत हो गई है। तो पहले इसमें बी आना चाहिए, बचा हुआ सी आएगा, तो ये सही क्रम बनेगा डी ए बी सी। तो डी ए सी बी सी सही बनेगा, तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ये सही क्रम है डी ए बी सी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और 7 पर चलने से पहले भाई अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर आप लोग करते चलिएगा। ये आपका ट्रेन से पूछा गया क्वेश्चन है। भाई ट्रेन का क्वेश्चन हर बार एक पूछा जाएगा, या तो ये ईवीएस में पूछ लिया जाएगा या मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाएगा, बट ट्रेन से एक क्वेश्चन आएगा इतना निश्चित है, 100% आएगा। और ट्रेन के बारे में मैं अपनी शुरुआत की कई वीडियोस में मैथ और ईवीएस में डिटेल में बता चुका हूं कि किस तरीके से टाइम को निकाला जाता है। वहां पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि किस तरीके से टाइम को निकाला जाता है। तो मैं आप पर छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे होमवर्क के लिए देता हूं, कमेंट में इसका आप मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे। यहाँ टाइम दिया गया है इतने घंटे में इतने पहुंचती है, यदि रेलगाड़ी की औसत चाल भी दी गई है तो दूरी बतानी है। तो दूरी बतानी है भाई, हावड़ा, तो दूरी बराबर चाल इंटू जो समय है वो कर देंगे आप लोग। पहले चाल आपको गिवन है, समय निकाल लेना है, समय क्या रहेगा, समय आपको निकाल लेना है क्या रहेगा, समय बस निकालना है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ और कमेंट में आप बताओगे, होमवर्क में आपको ही बताना है, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चन आपको करा रखे हैं इस टाइप से, इसलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, इसलिए एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ दिया। और सभी को इसका आंसर देना ही है कमेंट में, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे। अगर आप पर नहीं आता तो बताइएगा, मैं कमेंट में सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीजों का द्वारा होता है। गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, चावल, गेहूं, ओट्स, आलू, गुलाब, गन्ना,
गेहूं, गन्ना, चावल। तो देखिए गन्ने का नहीं होता, एक चीज याद रखिए, गन्ने का बीज के द्वारा नहीं होता, तो गन्ने कट गया, यहाँ भी गन्ना कट गया। गुलाब का भी नहीं होता, आपको पता है, यहाँ भी गन्ना है, इसका नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी राइस, व्हीट एंड ओट्स, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को शामिल किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कला के रूप में, कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी, मिश्रित और पुष्पों के वर्गीकरण एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल की रंगीन पेस्ट चित्रकला, पेंटिंग बनाने नियत है? मधुबनी, वर्ली, कलमकारी, फुलकारी। ये चारों के चारों ऑप्शन आपको गिवन है, ये चारों के चारों ऑप्शन आपको गिवन है। तो एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाया है, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है कि बिहार में क्या है। बिहार में एक मधुबनी नाम का जिला है, बिहार में क्या है, मधुबनी नाम का जिला है, वहीं की ये फेमस पेंटिंग है या चित्रकारी है। इसमें क्या क्या यूज किया था? प्राकृतिक रंग जैसे नील, हल्दी, मिश्रित और पुष्पों के वड़ों के पेड़ों की छाल से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें मछली भी होती है, इंसान के भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, जीव भी, जंतु, सब कुछ बनाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वर्ली पर। तो वर्ली कहाँ की है भाई? मैंने बता दिया मधुबनी बिहार की है, याद रखिएगा, मधुबनी बिहार। वर्ली याद रखिएगा, वर्ली कहाँ की है भाई? वर्ली महाराष्ट्र की है, वर्ली महाराष्ट्र की है। कलमकारी पर आ जाते हैं, कलमकारी आपकी हो जाएगी आंध्र प्रदेश की। कलमकारी कहाँ की है भाई? आपकी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है इसलिए मैं चार ऑप्शन बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका फुलकारी, फुलकारी कहाँ की हो जाएगी भाई? हरियाणा की हो जाएगी। फुलकारी कहाँ की हो जाएगी? हरियाणा की हो जाएगी। चारों को याद रखिएगा, चारों को आप लोग याद रखिएगा। मधुबनी एक बिहार में जिला भी है, मधुबनी बिहार के अंदर जिला भी है, इसके नाम पर इसका पेंटिंग का नाम पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे भोज्य पदार्थों का एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है। पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है, सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, पौधे एक समान भाग से, यानी कि एक ही चीज से प्राप्त हो। जब कोई जड़ से मिला है तो जड़ से, तना से मिला है तो तना से, फूल से हो तो फूल से, बीज से हो तो बीज से, फल से हो तो फल से। तो सेब, गन्ना, अदरक, गाजर, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी, सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, देखिए सेब फल हो गया, गन्ना फल से नहीं मिलेगा, गाजर जड़ हो जाती है तो ये तो नहीं होगा भाई, पालक पत्तियां हो गई, आलू तना हो गया, ये भी कट गया भाई, सेब फल हो गया, टमाटर फल में आ जाएगा, अदरक जड़ में उसमें आ जाती है, ये नहीं होगा। तो ये मिल सकता है हमें हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, ऑप्शन बी सही है। और ये किससे मिलेंगे? ये सभी के सभी हमें मिलेंगे बीज से, ये सभी के सभी हमें किससे मिलेंगे? बीज से प्राप्त होंगे, इसलिए बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बनेगा। बीज से मिलेंगे हमें हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, किससे मिलेंगे? बीज से हमें ये सब कुछ मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आने से पहले मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें, कंप्लीट सीटेट के नोट्स लेना चाहें, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल कोई भी नहीं करेगा, मैसेज करके आपको सीटेट के सभी नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको, चाहे आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर मिलने वाला है, आपको यहाँ पर जो मिलेगा, ये मिलेंगे 20 प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाएंगे। इसमें फर्स्ट पेपर की ओर तैयारी कर रहे होंगे आप लोग, तो इसमें 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के अलग से मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के अलग से मिलेंगे, और फर्स्ट और सेकंड दोनों वालों के लिए 500 सीडीपी के क्वेश्चन अलग से मिलेंगे, और फर्स्ट पेपर वालों के लिए एनसीईआरटी की समरी जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ की, इसके अलावा एक पीडीएफ और रहेगी, 4 पीडीएफ आपको एनसीईआरटी की भी दे दी जाएंगी। यानी कुछ भी आपको कंप्लीट लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं मिलेगा, कंप्लीट सब कुछ यहीं प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा ₹99 में। फालतू के लोग प्लीज मैसेज ना करें, कॉल किसी को भी नहीं करना। 99 में एक ईवीएस की बुक नहीं आएगी, उसकी समरी प्रोवाइड कराऊंगा, बेस्ट समरी प्रोवाइड कराऊंगा, ईवीएस में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग सीटेट के नोट्स ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आपको हर एक फ्रेंड तक, हर एक दोस्त तक, हर एक क्लासमेट्स तक, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, रिलेटिव हों, पड़ोसी हों, दोस्त हो, सभी तक वीडियो को शेयर कर देना है भाई, ध्यान रखिएगा वीडियो शेयर करने का। और एक प्यारा सा कमेंट भी आप लोग मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी करते चलेगा। ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्ययी संप्रत्ययी और प्रक्रिया को दोनों का उपयोग करता है, तो यहां पर वह है सहयोगात्मक उपागम।
समकलित उपागम, क्रियाकलाप उपागम, या व्याख्यान संग प्रदर्शन, या व्याख्यान संग प्रदर्शन। तो इसका जो राइट आंसर बनना चाहिए, द अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस दैट यूजेस बोथ कंसेप्चुअल एंड प्रोसेस अप्रोच इज, कौन सा होना चाहिए भाई? ये होना चाहिए इंटीग्रेटेड अप्रोच। समकालित उपागम, यानी इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप इसका आंसर अच्छे से समझ जाओगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होगा, ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन नंबर बी जो है, ये यहाँ पर इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलक्षण गुण नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन ये गिवन है, इन 4 में से पेंगुइन के बारे में 3 चीज सही है। 3 चीज पेंगुइन के बारे में बताई जाएंगी, ये सही रहेंगी। एक चीज ऐसी है जो पेंगुइन के बारे में सही नहीं है, ठीक है? तो 3 चीज सही है, एक गलत है, वो गलत ही हमें बतानी है, गुण इसका नहीं है। तो देखिए, उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीर में बहुत वसा है, फैट बहुत है उनके शरीर में। तो भाई देखिए, फूली फूली सी होती है, गुदगारी गुदगारी मोटी मोटी सी, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। देयर बॉडीज आर स्टिमुलेट, यानी उनका शरीर धारा रेखी है, इसीलिए वो इजीली स्विमिंग कर पाती हैं, तैर पाती हैं, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। आपको पता है पेंगुइन जब भी दिखेंगी आपको ग्रुप में दिखेंगी। पेंगुइन कैसे रहती हैं? ग्रुप में रहती हैं। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, अपना रंग बदलते हैं वातावरण के अनुसार। तो भाई ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट जो है पेंगुइन के बारे में रॉन्ग है, और हमसे रॉन्ग ऑप्शन ही पूछा गया है। जब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यही बन जाएगा। दे चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, तो यही ऑप्शन क्या है, यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं तो सीडीपी चुटकियों में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पेडागोजी के क्वेश्चंस को। और मैं पेडागोजी के स्पेशल क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जिनकी आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 13, आशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनकी प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है? प्रोत्साहित किया जा रहा है कौन से कौशल को, ये आपको बताना। फर्स्ट, अवलोकन, मापन, वर्गीकरण एवं निष्कर्षण। मापन वाली कोई बात नहीं है। चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण एवं निष्कर्षण देखते हैं। अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन रॉन्ग। अवलोकन ठीक है, वर्गीकरण ठीक है, निष्कर्ष ठीक है निकालना, वह संप्रेषण भी इसमें आ गया, संप्रेषण भी आ जाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन डी शुड बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। मेरे अनुसार भाई क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहूंगा। 100% ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर बनेगा। बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 14, बोलती इमारतें। बोलती इमारतों से ये क्वेश्चन है, गोलकोंडा किले के बारे में बात की गई है भाई। गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा डैश के परिचित कराता है। यानी कि किसके अलावा? बोलती इमारत एक चैप्टर है, गोलकोंडा किले के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि ये जो विषय में वृत्तांत है, इसमें क्या है, यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा और क्या परिचय कराता है, और क्या परिचय कराता है। क्वेश्चन 14 में आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने के, ऑप्शन सी, युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ऑप्शन बी, गोलकोंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन। ऑप्शन ए, तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग पूर्व समय की व्यवस्थाओं से परिचय कराता है। तो राइट आंसर जो होना चाहिए, टेक्निक्स, डिजाइन, यूजेस ऑफ वाटर, अरेंजमेंट्स ऑफ अर्लियर टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है, तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग पूर्व समय की व्यवस्थाओं से परिचित कराता है। ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 जो है, इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, रिलेटिव्स के, सभी के साथ आपको शेयर करते रहना है वीडियो को।
क्वेश्चन 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ईवीएस का एक पार्ट खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। परिप्रेक्ष्य का उदाहरण कौन सा है? लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए। विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है, ऑप्शन बी। विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है, ऑप्शन डी। कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में उड़ते हैं। तो इसमें विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्न कौन सा परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा कि विद्यार्थियों को हमारे देश की विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर इसका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। आप गंगा नदी के किनारे बसे स्थानों को भ्रमण करना चाहते हैं, आप किन स्थानों का समुच्चय करेंगे? क्वेश्चन नंबर 16 में गंगा के किनारे की बात की गई है भाई, गंगा के किनारे की बात की गई है। तो गंगा कहाँ कहाँ है भाई? देखिए दिल्ली में क्या है भाई, आपकी दिल्ली में क्या है, सभी को पता है भाई, यमुना है। ठीक है भाई, पटना, हैदराबाद, वाराणसी। ठीक है, नेक्स्ट आपका भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग, हैदराबाद, पटना, वाराणसी, कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। तो भाई तीनों शहर ऐसे कौन से हैं जहां गंगा है भाई? तो ये ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आपका हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई गंगा की बात, ये हो गई गंगा की बात। एक बार यमुना के बारे में पूछा गया था, यमुना के बारे में पूछा गया था। तो यमुना से नियर तीन जो शहर दिए जाते हैं वो तीन याद रखिएगा। यमुना से रिलेटेड मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ए हो गया। यमुना से रिलेटेड तीन याद रखिएगा, यमुना से रिलेटेड तीन पूछ ले जाते हैं। नंबर 1 दिल्ली, याद रखिएगा दिल्ली। ठीक है, आगरा और मथुरा, दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये तीन क्या है भाई? यमुना। इन तीन में क्या है भाई? यमुना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, मुझे अचानक से याद आ गया इस क्वेश्चन को देखने के बाद। ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा गया था। गंगा, कोलकाता, कानपुर, वाराणसी हो जाएंगे, और यमुना से रिलेटेड दिल्ली, आगरा और मथुरा हो जाएंगे। ये क्वेश्चन सीटेट पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है भाई? क्वेश्चन 17 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन 17 में पूछा है गेहूं मूसला जड़, गेहूं मूसला जड़ है, ये आपसे पूछा है। गेहूं मूसला जड़ है तो भाई गेहूं मूसला जड़ नहीं होती, गेहूं मूसला जड़ नहीं होती, ये झकड़ा जड़ होती है। ये कैसी होती है? गेहूं जो है ये झकड़ा जड़ है, गुच्छे वाली, इसमें गुच्छे एक जैसे होते हैं। ठीक है भाई, ये हो जाएगी। धनिया मूसला जड़ है, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। जो पत्तेदार होंगे ना, पत्तेदार जो होंगे, ये मूसला जड़ सब में आ जाएंगे। इसमें गाजर भी आ जाएगी, धनिया भी आ जाएगा, मूली भी आ जाएगी। गाजर हो गया है ना, इसमें गाजर भी हो जाएगा, है ना, मूली भी इसी में आ जाएगी, मूली भी इसी में आ जाएगी। ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब कुछ आपके आ जाएंगे भाई किस में? मूसला जड़ में। और ये जो आपका गेहूं है ये झकड़ा जड़ में आ जाएंगे। गेहूं क्या है? झकड़ा जड़ में आपके आ जाएंगे। गेहूं हो गया, इसमें और क्या क्या आ सकता है? इसमें आपका जौ हो जाएगा, जौ भी तो ऐसा ही होता है। और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें धान भी इसी के अंदर आ जाएगा, धान भी इसी के अंदर आ जाएगा। गाजर झकड़ा जड़ नहीं होती, मैंने बताया था। गाजर के लिए क्या हो जाएगा भाई? गाजर के लिए मैंने बताया था मूसला जड़ी आ जाएगी। बांस के लिए क्या हो जाएगा भाई? ये भी नहीं होगा इसमें। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ये पढ़ लेना कि झकड़ा जड़ में क्या आ जाएगा? गेहूं आ जाएगा, जौ आ जाएगा, धान आ जाएगा। मूसला जड़ में क्या आ जाएगा आपका? धनिया आ जाएगा, गाजर आ जाएगी, मूली आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया गया है सीटेट में, और अक्सर पूछ लिया जाता है। सीटेट का ये क्वेश्चन तो कहीं के वीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कहीं से इसका क्वेश्चन पूछ जा सकता है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प और कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? किसका? सांप का, कछुए का और गिरगिट का निकटतम संबंधी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ स्नेक्स, टर्टल एंड चैमलन? किसका है भाई? ये आपको बताना है, किसका है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है भाई, किसका है ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग आ चुके हैं। तो फिश आप जानते हैं भैया ये जलीय जीव है, चमगादड़, लिजार्ड और मेढक। मेढक नहीं है, मेढक है, मेढक है ये। ठीक है ना, मेढक फ्रॉग, मेढक है। तो भाई इनसे रिलेटेड कौन सा हो सकता है यहाँ पर?
कौन सा इनसे रिलेटेड हो सकता है? सांप से, कछुए से और गिरगिट से निकटतम संबंधी है। तो निकटतम संबंधी भाई इनसे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन बी जो है छिपकली, लिजार्ड जो है, ये इनके निकटतम संबंधी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी जो है, ये राइट आंसर यहाँ पर इसका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। उच्चतम वर्ग क्या है भाई, ये बताना है। उच्चतम वर्ग इसके अनुसार क्या है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, क्रिएट और एनालिसिस। क्रिएट और एनालिसिस इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले भाई याद रखिएगा ब्लूम ने क्या किया है। ब्लूम ने अधिगम के 3 पक्षों की पहचान की है। अधिगम के कितने पक्षों की पहचान की है? 3 पक्षों की पहचान की है। कौन कौन से हैं ये? कौन कौन से 3 पक्ष हैं भाई? पहला है संज्ञानात्मक, पहला है संज्ञानात्मक। अधिगम के 3 पक्षों की पहचान में बता दूं, पहला संज्ञानात्मक, दूसरा मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक। ठीक है भाई, पहला संज्ञानात्मक हो जाएगा, मनोगत्यात्मक हो जाएगा, और तीसरा आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, तीसरा एक और है इसका संज्ञानात्मक मनोगत्यात्मक भावात्मक। तीसरा क्या है इसका? भावात्मक है भाई। ठीक है ना भाई। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का, तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग जो होगा, जो अप्लाई करना हो जाएगा, अनुप्रयोग हो जाएगा। अनुप्रयोग हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुप्रयोग हो जाएगा। और इसकी एक बुक आई थी ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी इनकी एक बुक थी जो 1956 में आई थी, 1956 में आई थी। ब्लूम टेक्सोनोमी इनकी एक बुक थी जो 1956 में आई थी। इस क्वेश्चन में भी इसको याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछ ली गई है। ठीक है ना, और ये 3 भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 20। एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। फर्स्ट ऑप्शन पोर्टफोलियो के द्वारा, सेकंड ऑप्शन उपाख्यात्मक रिकॉर्ड द्वारा, थर्ड रूब्रिक्स द्वारा, फोर्थ संचयी रिकॉर्ड द्वारा। फोर्थ संचयी रिकॉर्ड द्वारा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले रूब्रिक के बारे में याद रखिएगा। रूब्रिक क्या है? रूब्रिक आकलन का एक तरीका है। रूब्रिक आपके लिए नया वर्ड यहाँ आया होगा। रूब्रिक क्या है? एक आकलन करने का ही एक तरीका है। रूब्रिक क्या है? आकलन करने का एक तरीका है, याद रखिएगा। आकलन का है एक तरीका है, याद रखिएगा भाई। ठीक है, रूब्रिक क्या है? आकलन का एक तरीका है। तो इसके लिए राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा, रूब्रिक्स, रूब्रिक द्वारा। तो रूब्रिक क्या है मैंने बता दिया, क्योंकि आपके लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया वर्ड हो, कुछ ने पढ़ा हुआ है तो उन्होंने पहले भाई पढ़ रखा होगा, उनको पता होगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए नया वर्ड ये हो सकता है। तो रूब्रिक पूछा जाए तो एक आकलन करने का ही एक तरीका है, जिसे रूब्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन 21 पर। आने से पहले मैं फिर कहूंगा, अगर आप सीटेट के नोट्स लेना चाहें तो सीटेट के नोट्स आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के सभी नोट्स ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो। यहाँ आपको सभी नोट्स के अलावा प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के अलग से दूंगा, 20 सेट में मैथ्स के अलग से दे दूंगा, 20 ही सेट में ईवीएस के अलग से दे दूंगा, 500 क्वेश्चन में सीडीपी के प्रैक्टिस के लिए अलग से दे दूंगा, एनसीईआरटी की समरी दूंगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। कॉल प्लीज कोई नहीं करेगा, सिर्फ आपको मैसेज करना है। मैसेज के साथ ही आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, आपको नोट शेयर कर दिए जाएंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा ₹99 में। फालतू के लोग प्लीज मैसेज ना करें और कोई भी कॉल ना करें। कॉल नहीं करना, सिर्फ आपको मैसेज करना है, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है सीटेट से कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई डाउट है, तो इस नंबर पर मैसेज करके ये प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व कर दी जाएगी। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले भाई याद रखिएगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हर एक फ्रेंड तक, हर एक पड़ोसी तक, हर एक क्लासमेट तक आपको क्या करना है भाई, वीडियो को शेयर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस है, एम नहीं है, एस है, ठीक है ना, एस है। ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगम करता है? कौन सा उपागम का अनुगम करता है?
ठीक है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन है, कौन कौन से सही है ये बताना है। कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं की जरूरत पूरी हो सके, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाए, मानक भाषा क्यों भाई, मानक भाषा सरल ठीक है, मानक भाषा नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा, ये बिल्कुल ठीक है, स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए, बिल्कुल ठीक है। ईवीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकीकृत, फिर यहाँ आ गया आकलन हो, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। यानी यहाँ ए और सी है वो सही है, ए और सी है वो सही है, बी और डी गलत है, ए और सी सही है, यानी ऑप्शन एक ही सही है। ए और सी सही है, यानी कि ऑप्शन एक ही इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगर आप पता लगा लेते कि मानक भाषा का प्रस्तुत नहीं की जाती, बी गलत होता, जब बी गलत है तो देखिए बी में बी है, डी में भी बी है और सी में भी है, आप तीन ऑप्शंस को काट देते। ये तरीका है मेरा सॉल्व करने का कि एलिमिनेशन मेथड लगाइए, एलिमिनेट करके सॉल्व कीजिए, आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, आप गलती बहुत कम करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ एलिमिनेट करके कीजिए, तसल्ली से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गलती के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाएंगे, न के बराबर आपके हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, मिली एक 6 वर्षीय बालिका अपने चीजें जैसे कि क्लेडो, किताबें, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी सहयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? अगर आप मिली की अध्यापिका होते तो भाई आप क्या करते, आपको यहाँ पर बताना। फर्स्ट ऑप्शन, मिली को समझाएं कि वह अपनी वस्तु दूसरे के साथ साझा करे। देखते हैं भाई। अन्य सभी छात्रों को समझाएं कि वे मिली के स्वत्वात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें। क्यों करें भाई? पूरी क्लास एक बच्ची के व्यवहार के साथ समायोजन क्यों करेगी? उसके अभिभावक को विद्यालय में बुलाकर उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगी। डी, मिली के व्यवहार के सामाजिकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगी। तो भाई अकॉर्डिंग टू मी ए, सी और डी पढ़ने के बाद मैं जो पहुंचा हूं, डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। डी क्या है? करेक्ट आंसर होना चाहिए कि क्या करना चाहिए भाई, मिली के व्यवहार के सामाजिकरण को हम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं टीचर, या आप टीचर होते तो क्या करते भाई, क्या कर सकते हैं, विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगे। ग्रुप बनाए जाए जिसमें ग्रुप वर्क जिसमें हो, आप उसका वो डेवलप करने की कोशिश करते या करती। तो ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पर ये करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन 23 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस में भावात्मक पक्ष में संबंधित आकलन के संकेत है? कौन सा पूछा गया है भाई? याद रखिए, असेसमेंट इन ईवीएस रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन, यानी भावात्मक पक्ष के बारे में बात की गई। भावात्मक पक्ष के बारे में यहाँ पर बात की गई है। फर्स्ट ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। सेकंड ऑप्शन डिस्कशन यानी चर्चा करना। थर्ड ऑप्शन शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर, साथ मिलकर काम करना सीखता। और फोर्थ ऑप्शन एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग। फिर समझिए किसके बारे में बात की गई, भावात्मक पक्ष के बारे में बात की है। तो भावात्मक पक्ष से आकलन के संकेतक हैं, तो भाई क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी जो है शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर, साथ मिलकर काम करना सीखना, ये इसका सही ऑप्शन बन जाएगा, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं फिर कहूँगा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये सेशन एक क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 24, यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? संवादात्मक शिक्षण का कौन सा उदाहरण है ये बताना है। Which of the following example of dialectic teaching in teaching of topic travel? तो इसका ऑप्शंस गिवन है। विद्यार्थियों से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना, विद्यार्थियों से आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना, यात्रा तथा टिकटों के प्रकार पर शिक्षिका द्वारा डेटा प्रस्तुतिकरण दिखाना, शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रक्रिया देते हैं। क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? तो भाई यहाँ पर यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक की बात की गई है? भाई संवादात्मक शिक्षण का है, तो संवादात्मक शिक्षण का क्या हो जाएगा?
ये ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भों को क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, टीचर्स एंड स्टूडेंट लिसन एंड रेस्पॉन्ड टुगेदर रिगार्डिंग देयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवल। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है। यहाँ ध्यान रखिए, यह क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, बेहतर नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर पूछा गया है। सुनने का कौशल, प्रदर्शन कौशल, विवेचना कौशल, समालोचनात्मक चिंतन कौशल। क्वेश्चन क्या है, ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा अन्वेषी प्रश्न पूछता है, खोज आधारित प्रश्न पूछता है, तो वह अपने कौन से कौशल से बेहतर नहीं कर रहा है। विच स्किल इज नॉट चाइल्ड इंप्रूविंग व्हेन ही शी आस्क्ड टू मैनी प्रॉब्लम क्वेश्चन इन ईवीएस क्लास। सुनने का कौशल तो भाई बिल्कुल राइट है, विवेचना डिस्कशनिंग स्किल ठीक है, समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ठीक है। तो प्रदर्शन कौशल जो होगा, डेमोस्ट्रेशन स्किल जो है, प्रदर्शन कौशल, ये सही नहीं कर रहा है वो। तो इसके लिए राइट ऑप्शन जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है, ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बन जाएगा। ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा बन जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सीटेट के नोट्स लेना चाहें, सीटेट के नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल प्लीज नहीं करना, मैसेज कीजिएगा। आपको सीटेट के सभी नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इन नोट्स के अलावा आपको मैं कंप्लीट 20 प्रैक्टिस सेट 150 मार्क्स के दूंगा। इसके अलावा सीटेट की जो सीडीपी है 500 के लगभग सीडीपी के क्वेश्चन अलग से दूंगा, 20 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के अलग से दूंगा, 20 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के लिए अलग से दूंगा, और एनसीईआरटी की समरी भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सब कुछ पेड रहेगा, ₹99 में आपको मिल जाएगा। पेड रखने का रीजन है कि फ्री की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। ये बेस्ट नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, आप लोग यहाँ से पढ़िए। सीटेट 100% आपका पास होगा, न सिर्फ पास होगा बल्कि एक बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए थे या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो ये था हमारा सुपर 30 के बजाज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में 25 ही क्वेश्चन थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।